नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में। मित्रों, अब चूँकि परीक्षाओं का सीज़न है तो इसलिए परीक्षाओं को दृष्टिकोण में रखते हुए मैं कुछ परीक्षोपयोगी विषयों पर सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। और उसी कड़ी में आज जो विषय हमने चुना है वो है पेशवा बाजीराव प्रथम। पेशवा बाजीराव प्रथम एक बहुचर्चित व्यक्तित्व है इतिहास में। मित्रों, मराठा इतिहास में हम अनेक योद्धाओं के नाम सुनते हैं। महाराष्ट्र वीरों की भूमि रही है और महाराष्ट्र ने हमें अनेक ऐसे अप्रतिम और महान योद्धा प्रदान किए हैं जिनकी कीर्ति पूरे भारतीय इतिहास में फैली हुई है और उनके बारे में प्रत्येक विद्यार्थी को जानना चाहिए। जैसे शिवाजी के बारे में आप सभी जानते ही हैं, वो एक महान मराठा योद्धा थे। उन्होंने मराठा शक्ति को रिवाइव किया, मराठा शक्ति को उन्होंने एक बार फिर से स्थापित किया और एक बड़े मराठा साम्राज्य की नींव डाली उन्होंने। और जब तक वो जीवित रहे, वो एक जीवंत शक्ति बने रहे। शिवाजी के समय में ही उन्होंने अपने शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, अपने शासन व्यवस्था को अच्छी तरह से चलाने के लिए एक मंत्रिमंडल की व्यवस्था की थी जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। मित्रों, उस अष्टप्रधान में अगर आप देखेंगे तो जो पहला जो पद होता था राजा के बाद वो पेशवा का होता था। पेशवा का अर्थ होता था प्रधानमंत्री। तो पेशवा जो होता था, ही वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और तो कार्यपालिका प्रमुख होता था और राजकाज की सारी जिम्मेदारी पेशवा के ऊपर होती थी। और जो छत्रपति कहा जाता था, शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। जो वहाँ के शासक होते थे उनको छत्रपति के बाद अगर सबसे ज़्यादा ताकतवर कोई होता था तो वो पेशवा होता था। शिवाजी के समय में पेशवा का पद वंशानुगत नहीं था, लेकिन आगे चल कर के हम ये देखते हैं कि यह पद जो है वो वंशानुगत हो गया। और बालाजी विश्वनाथ के समय से, बालाजी विश्वनाथ के बाद उनका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बना। मित्रों, प्रसिद्ध इतिहासकार मराठा जिन्होंने मराठों के ऊपर बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, ग्रांड टफ का कहना है कि बाजीराव प्रथम जब गद्दी पर आया तो गद्दी पर आने के बाद उसने एक लक्ष्य अपने सामने रखा। उसका ये कहना था कि यह सही समय है। वो बहुत राष्ट्रवादी विचारधारा का व्यक्ति था और उसका ये कहना था कि यह सही समय है मुस्लिम शासकों को भारत से बाहर निकालने का। उसका ये कहना था कि जो ये मुग़ल साम्राज्य रूपी जो वृक्ष है जो इस समय डांवाडोल हो रहा है, अगर उसके तने पर प्रहार किया जाए तो शाखाएं अपने आप गिर जाएंगी। शाखाएं क्या थी? जो प्रांतीय राज्य थे, जैसे बंगाल के राज्य थे, दक्षिण के राज्य थे और भी दूसरे राज्य थे। तो उसका ये कहना था कि अगर तने पर चोट की जाए तो शाखाएं अपने आप धराशायी हो जाएंगी। बालाजी विश्वनाथ स्वयं बहुत जाने माने पेशवा थे। हालांकि वो एक अच्छे योद्धा नहीं थे, उन्होंने कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा था, लेकिन अपनी कूटनीतिक प्रतिभा के कारण उन्होंने बहुत नाम कमाया था। सेना कर्त्रे की उपाधि उन्हें मिली हुई थी और बहुत सारी जिम्मेदारियां उन्हें मिली हुई थी। एक तरह से कहा जाए तो शिवाजी के बाद जब मराठा राज्य एक बार फिर से लड़खड़ा गया था तो उस समय उनको संभालने में बालाजी विश्वनाथ की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही थी। बालाजी विश्वनाथ के पुत्र बाजीराव का जन्म 1701 ईस्वी में हुआ था और पिता की देखरेख में ही उनका प्रशिक्षण हुआ। बचपन से ही वो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे और सबसे बड़ी बात ये थी कि बचपन से ही एक अच्छे योद्धा के गुण उनके अंदर विद्यमान थे। जो भी अभियान मराठों द्वारा किया जाता था उनमें उन्होंने अपने बचपन से ही किशोरावस्था में अनेक अभियानों में उन्होंने भाग लिया और जिससे कि उनकी प्रतिभा और निखर करके सामने आई। वो धीरे धीरे एक अच्छे सेनापति के रूप में उनकी पहचान बन गई, एक कुशल राजनीतिज्ञ भी बन गए
और पिता की मृत्यु के उपरांत 17 अप्रैल 1720 ईस्वी को उन्हें पेशवा बनाया गया और उन्हें अपने पिता की जागीरें प्राप्त हुई। तो मित्रों, पेशवा बनने के उपरांत उनके समक्ष बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, क्योंकि उस समय जो मुग़ल साम्राज्य था, मुग़ल साम्राज्य भी बहुत अस्थिर हो रहा था और औरंगजेब की मृत्यु के बाद एक तरह से देखा जाए तो जो वजीर थे उनका बोलबाला हो गया था और मुग़ल साम्राज्य जो है वो वहाँ पे काफ़ी गुटबाजी थी। उन गुटबाजियों के कारण जो है वो जो प्रांतीय राज्य थे वो धीरे धीरे स्वतंत्र हो रहे थे। तो बहुत ही ऐसी एक राजनीतिक स्थिति बन गई थी जो कि अस्थिर थी, उसमें स्थिरता नहीं थी। तो पेशवा बनने के उपरांत बाजीराव के सामने जो कठिनाइयाँ थी उनमें सबसे बड़ी बात तो ये थी कि बाजीराव अपने समय के मराठा सरदारों पर नियंत्रण करना चाहता था, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ जो थे वो इस काम में इतने सफल नहीं हुए थे। मराठा सरदार जो होते थे वो बड़े महत्वाकांक्षी होते थे। आप देखेंगे आगे चल के एक मराठा राज्य संघ ही बन गया, जिसमें सिंधिया, गायकवाड़, होलकर और ये सभी लोग जो थे वो। तो अगर आप देखेंगे कि मराठा राज्य संघ क्यों बना, क्योंकि जो मराठा सरदार होते थे वो बड़े महत्वाकांक्षी होते थे। तो इसीलिए उनके ऊपर नियंत्रण करना बालाजी के लिए संभव नहीं हो पाया। ये काम किया बाजीराव प्रथम ने। तो बालाजी शासक एवं सरदारों के संबंध को भी निर्धारित नहीं कर पाए थे, तो ये भी एक कठिनाई थी बाजीराव के समक्ष। उसके अलावा तीसरी बात जो थी कठिनाई वो मुग़ल मराठा संबंधों की थी कि किस प्रकार से मुग़लों को बाध्य किया जाए कि वो मराठों को स्वतंत्रता प्रदान कर दें और दक्षिण में मराठों की प्रभुसत्ता को स्वीकार कर लें। तो इस तरह से मित्रों आप देखते हैं कि उनके समक्ष काफ़ी कठिनाइयाँ थी। अब 1719 ईस्वी में एक समझौता हुआ था मुग़लों के बीच में और बालाजी विश्वनाथ के बीच में, लेकिन उसका परिणाम कुछ नहीं निकला। निजामुल मुल्क जो कि चीन किलिच खां जिसका नाम था, और जो कि दक्षिण के कुछ भाग को उसने अपने अधिकार में कर लिया था और वहाँ पे उसने अपनी एक रियासत कायम कर ली थी हैदराबाद में। और आगे चल कर के हैदराबाद के जो भी शासक होते थे वो निज़ाम कहे जाते थे। तो निज़ामुल मुल्क जो था वो दक्षिण के कुछ भागों को अपने अधिकार में कर चुका था और सैयद बंधु भी इस संबंध में कुछ नहीं कर सके थे, उसका विरोध नहीं कर सके थे। मराठे मालवा और गुजरात पर भी बराबर अपना दावा करते थे और लेकिन मुग़लों ने उनकी बात नहीं मानी और वे वहाँ से चौथ और सरदेशमुखी वसूल करना चाहते थे। तो इस तरह से बाजीराव के सामने अनेक कठिनाइयाँ थी जो कि जिनका हल निकालना बहुत आवश्यक था। तो अपने 20 वर्ष के शासनकाल में वो 1720 से 1740 ईस्वी तक वह पेशवा रहा। अपने 20 वर्ष के शासनकाल में बाजीराव प्रथम ने सबसे पहले दक्षिण भारत पर मराठों की प्रभुसत्ता स्थापित करने में सफलता पाई। जंजीरा के सिद्दियों को मराठों की अधीनता स्वीकार करने के लिए उसने बाध्य किया। मराठे बाजीराव के नेतृत्व में उत्तरी भारत की ओर भी पहुंचने लगे। बाजीराव का कहना था कि यदि तने को काट दें तो शाखों को काटने में वक्त नहीं लगेगा। बाजीराव अपने सिपाहियों को या अपनी सेना को बहुत ही जोशीले तरीके से प्रेरित करता था। वो उनसे कहा करता था कि रातें सोने के लिए नहीं होती हैं, तो रातें होती हैं अपने उन शत्रुओं पर अचानक से आक्रमण कर देने के लिए जिन्होंने आपकी भूमि पर कब्जा कर लिया है। उसका ये कहना था कि रातें जो हैं वो आपको तोपों और तलवारों से बचाती हैं।
रातें जो है वो सोने के लिए नहीं होती बल्कि शत्रुओं को पराजित करने के लिए होती हैं। तो इस तरह की बातें कह कर के वो अपने सैनिकों को उत्साहित करता था और बड़ी तेज़ी से जहाँ भी आक्रमण करता था उसके अभियानों में इतनी गति होती थी कि शत्रुओं को न कुछ सोचने समझने का मौका मिलता था न संभलने का मौका मिलता था। पेशवा बनने के बाद उसने देखा कि निज़ामुल मुल्क पूरी तरह से विद्रोही हो गया है और सैयद बंधुओं का भी विरोधी हो गया है, इसलिए उसने मुग़लों की सेना को दक्षिण में पराजित किया। बाजीराव ने आलम अली खां को अपने पक्ष में कर लिया और निज़ामुल मुल्क के विरुद्ध अभियान किया। पहले प्रारंभ में उसे बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली, किंतु बाजीराव ने खान देश से लेकर के सुदूर दक्षिण तक अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और वहाँ से उसने चौथ और स्वदेश मुखी वसूल की। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि उसके अभियान की शुरुआत हुई निज़ामुल मुल्क के विरुद्ध। निज़ामुल मुल्क से बाजीराव का संघर्ष लंबा चला, बराबर यह संघर्ष चलता रहा। 1720 ईस्वी से लेकर के 1726-27 ईस्वी तक काफ़ी लंबा संघर्ष चला, कई सालों तक। अंत में निज़ामुल मुल्क को यहाँ पूरा विवरण देना यहाँ संभव नहीं है छोटे से वीडियो में, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अंत में निज़ामुल मुल्क को संधि करनी पड़ी और दक्षिण में मराठों की प्रभुसत्ता उसे स्वीकार करनी पड़ी। और काफ़ी दोनों के बीच में जो संधि हुई उन संधियों की कई धाराएं थी, जिसमें युद्ध का हर्जाना भी दिया उसने और साथ ही साथ जो है वो मराठों ने जो डिमांड्स उसके सामने रखी निज़ाम के सामने, वो उसे बाध्य होकर के माननी पड़ी। इसके बाद हम देखते हैं कि बाजीराव ने जो जंजीरा के सिद्दियों से कई बार लड़ाइयाँ लड़ी। जंजीरा के सिद्दियों के साथ भी उसका संघर्ष काफ़ी समय तक चला। 1937 ईस्वी तक यह संघर्ष चलता रहा। अंत में 1937 ईस्वी में एक संधि हुई और इस संधि के अनुसार सिद्दियों ने 5 परगने मराठों को सौंप दिए और उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। तो मित्रों, अब हम थोड़ा बात करें पुर्तगालियों के ऊपर। जैसा कि आप सब जानते हैं, पुर्तगाल वो पहली यूरोपीय शक्ति थी जो भारत में आई थी और वो पश्चिमी समुद्र तट पर कालीकट पे आए थे। वास्को डी गामा वहाँ आया था। उसके बाद से फिर धीरे धीरे उन्होंने पश्चिमी समुद्र तट पर अपना प्रभाव जमाना प्रारंभ कर दिया था और पश्चिमी समुद्र तट व्यापारिक दृष्टि से बड़ा मशहूर, बड़ा महत्वपूर्ण था और वो इलाके जो थे उनको अपने अधीन रखने का प्रयास सभी शासक किया करते थे। राजा कृष्णदेव राय जो थे वो भी वहाँ पे अपना अधिकार रखते थे। उसके अलावा मराठे भी जो है उस इलाके को अपने अधिकार में रखना चाहते थे। तो जहाँ तक बाजीराव का प्रश्न है, 1737 से 1739 ईस्वी तक बाजीराव का संघर्ष भी पुर्तगालियों के साथ चला और उसने सरसेट्टी और बेसिन पर अधिकार करने में सफलता पाई। सरसेट्टी और बेसिन जो थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान थे जिनको कि उसने पुर्तगालियों से छीन लिया। 1739 तक बाजीराव ने पूर्ण रूप से इस तरह से दक्षिण में अपनी प्रभुसत्ता स्थापित कर ली। अब हम थोड़ा बातचीत करते हैं बाजीराव प्रथम के उत्तरी भारत के अभियानों पर। जहाँ तक बाजीराव प्रथम के उत्तरी भारत में प्रसार का संबंध है, मुग़ल प्रशासन मराठों को मालवा एवं गुजरात को सौंपकर चौथ और सरदेशमुखी वसूलने के पक्ष में नहीं था। मुग़ल सम्राट कभी नहीं चाहता था कि मालवा और गुजरात जो है वो मराठों को सौंप दिए जाएं, तो इसके लिए वो बार बार वहाँ पर अच्छे गवर्नरों की नियुक्ति करता था जो कि इनका सामना कर सकें। 1723 ईस्वी में बाजीराव प्रथम मालवा की ओर बढ़ा और उसने उस पर विजय प्राप्त कर ली और वहाँ से चौथ वसूल करके दक्षिण में वापस आ गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अपने गद्दी पे आने के कुछ समय पश्चात ही 3 साल बाद ही उसने
मालवा पे आक्रमण करके मालवा से चौथ वसूल की थी। जून 1725 ईस्वी में मालवा में नए सूबेदार गिरधर बहादुर को नियुक्त किया गया। गिरधर बहादुर जो कि एक ब्राह्मण था। गिरधर बहादुर ने मराठों को चौथ देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। नतीजा ये हुआ कि बाजीराव क्रुद्ध हो गया और उसने पुनः चिमनाजी अप्पा के नेतृत्व में मालवा पर अभियान कराया। इस अभियान में गिरधर बहादुर ने बड़ी वीरता से मराठों का सामना किया, लेकिन वो मराठों की ताकत के आगे उसकी एक न चली और उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से मराठों ने मालवा के ऊपर पूरी तरह से अधिकार कर लिया और वहाँ से वो चौथ और सरदेशमुखी वसूलने लगे। इसके उपरांत बाजीराव प्रथम ने बुंदेलखंड पर अपना ध्यान केंद्रित किया और जहाँ बुंदेलखंड का जो राजा था वो छत्रसाल था। छत्रसाल और मुगलों के बीच में संघर्ष हो रहा था। छत्रसाल ने बाजीराव को अपनी सहायता के लिए आमंत्रित किया और बाजीराव ने सहर्ष उसे स्वीकार किया। तो धीरे धीरे छत्रसाल और बाजीराव प्रथम में अच्छे संबंध बन गए और छत्रसाल ने बाजीराव की अधीनता स्वीकार कर ली। कुछ इलाके उसे प्राप्त हुए। साथ ही साथ यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि बाजीराव को जो भी भेंट उपहार छत्रसाल की तरफ से मिले उसमें मस्तानी नाम की एक नर्तकी भी थी जो आगे चल कर के बाजीराव की प्रेयसी बनी और बाजीराव उसे अपनी पत्नी भी मानता था। आगे चल कर के उससे शमशेर बहादुर नाम की औलादें भी हुई। बाजीराव प्रथम को मस्तानी के कारण अपने राज्य में काफ़ी विरोध भी झेलना पड़ा। अपनी पत्नी काशीबाई से भी उसका मन मुटाव रहा इसके कारण। फिलहाल इसकी चर्चा अभी हम यहाँ नहीं करते। तो गुजरात में भी मालवा के साथ साथ गुजरात में भी बाजीराव ने अपनी सेनाएं भेजी और 1923 में ही उसे विजित कर लिया था। अब तो चूँकि चारों तरफ बाजीराव का डंका बजने लगा था, बाजीराव की तूती बोलने लगी थी, इसलिए उसने 7 नवंबर 1736 ईस्वी को दिल्ली की तरफ प्रस्थान किया। उसका इरादा था कि दिल्ली पर आक्रमण करके वहाँ जो उसका विरोध करने वाला एक गुट था अपने विरोधियों को समाप्त किया जाए, उनके मन में भय उत्पन्न किया जाए, उनको डराया जाए। तो उसका उद्देश्य अपने विरोधियों को डराना था और साथ ही साथ मुग़ल बादशाह से अपनी मांगें स्वीकार कराना था। तो 29 मार्च 1737 को वो दिल्ली पहुंचा। दिल्ली के अमीर बहुत भयभीत हो गए। मोहम्मद शाह उसका मुकाबला नहीं कर पाया और उसने बाजीराव प्रथम की सारी मांगें स्वीकार कर ली। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि मुग़ल बादशाह एक तरह से बाजीराव प्रथम का मुकाबला न कर पाने के कारण, भले ही वो मुग़ल बादशाह कहलाता था, लेकिन जो उसकी कमज़ोरी थी, उसकी कमज़ोरी जग जाहिर हो गई। दूसरी जो ताकतें थीं भारत में, उनके आगे भी मुग़ल बादशाह की कलई खुल गई कि वो कितना ताकतवर है। और आगे चल कर के आप देखते हैं कि इसका परिणाम भुगतना पड़ा मुग़ल साम्राज्य को। जब नादिर शाह के आक्रमण हुए, अहमद शाह अब्दाली वगैरह के आक्रमण हुए, तो उसका मुख्य कारण यही था कि मुग़ल बादशाह की कमज़ोरी अपने शत्रुओं के समक्ष प्रकट हो गई थी। अंत में बाजीराव प्रथम का संघर्ष एक बार फिर से निजामुल मुल्क से हुआ। उसने निजामुल मुल्क को भोपाल की लड़ाई में पराजित किया। निजामुल मुल्क ने बाजीराव को मालवा और नर्मदा से लेकर के चंबल तक का प्रदेश एवं 50 लाख रुपए हर्जाना देना स्वीकार किया। तो इस तरह से निजामुल मुल्क को उसने जो है पूरी तरह से पराजित कर दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बाजीराव एक कुशल योद्धा, सेना नायक, एक सफल कूटनीतिज्ञ
ही नहीं था, बल्कि उसकी सफलता के कारण, उसकी वीरता के कारण दक्षिण से लेकर के उत्तर तक भारत में उसकी तूती बोल रही थी। डॉक्टर जगन्नाथ सरकार ने लिखा है कि जहाँ तक उसकी बुद्धिमत्ता की मौलिकता एवं उपलब्धियों का प्रश्न है तो उसका कोई मुकाबला नहीं था। वह एक योद्धा भी था और वह एक विद्वान भी था, यानी कि उसके अंदर जो है वो तलवार चलाने के गुण तो थे ही, लेकिन वो मस्तिष्क का भी धनी था। उसका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। उसने कभी भी थकावट महसूस नहीं की और बराबर जब तक वो जीवित रहा तब तक बराबर जो है वो किसी न किसी युद्ध में संघर्षरत रहा। युवावस्था में भी वह बराबर युद्धों में संलग्न रहा और अपना सारा जीवन उसने युद्धों में ही व्यतीत किया। पेशवा बनने के समय जब वो पेशवा बना तो पेशवा बनने के समय उसे काफ़ी युद्धों का अनुभव हो चुका था, क्योंकि वो किशोरावस्था से ही अपने युद्धों में जाया करता था। तो इसलिए उसने जो कुछ भी सीखा था अपने युवावस्था में, किशोरावस्था में, उसका प्रयोग उसने पूरी तरह से अपने आगे के जीवन में किया और उसने अपने पिता से अधिक ख्याति प्राप्त की। बल्कि हम अगर ये कहें कि वो सबसे प्रसिद्ध पेशवाओं में उसकी गिनती होती है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। निजामुल मुल्क और जंजीरा के सिद्धियों को पराजित करने के बाद उसने उनके साथ जो संधियां की, उन संधियों में उसकी कूटनीतिक प्रतिभा स्पष्ट रूप से झलकती है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। स्वभाव से थोड़ा हम उसके व्यक्तिगत गुणों का, उसके चारित्रिक गुणों का भी वर्णन करें। स्वभाव से बाजीराव उदार था। मस्तानी से प्रेम संबंध इस बात का प्रमाण है। और मस्तानी जो थी वो बहुत ही गुणी महिला थी। जो अगर हम मुग़ल काल की महिलाओं का विश्लेषण करें तो हम ये देखते हैं कि मुग़ल काल में जितनी प्रसिद्ध महिलाएं थीं उसमें एक महिला मस्तानी भी थी। मस्तानी के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। डॉक्टर भगवान दास गुप्ता ने एक पुस्तक लिखी है मस्तानी, बाजीराव मस्तानी और उनके वंशज। इसी तरह से कुछ और विद्वानों ने उनके बारे में खोजबीन की है। डॉक्टर जी.एस. सरदेसाई का नाम भी हम ले सकते हैं, जिन्होंने मराठों का इतिहास लिखा है। तो यहाँ यह स्पष्ट नहीं है कि मस्तानी कौन थी। उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में पता नहीं है। कोई ये कहता है कि वो हिंदू पिता और मुस्लिम माता की पुत्री थी, तो कोई मुस्लिम पिता और हिंदू माता की पुत्री बताता है। और छत्रसाल के बारे में कहा जाता है कि वह उसे अपनी पुत्री की तरह से मानता था। ये भी कहा जाता है कि उसकी मुगलानी स्त्री की पुत्री थी वो। अब सत्य क्या है इसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी प्रारंभिक जीवन के बारे में नहीं है। लेकिन जब वो बाजीराव प्रथम के पास आई तो बाजीराव प्रथम के पास आने के बाद उसका महत्व अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एक तरह से देखा जाए तो बाजीराव के साथ जो उसका प्रेम संबंध है वो एक तरह से जैसे हम किस्से कहानियों में सुनते हैं बहुत सारे प्रेमियों के बारे में, प्रेमी युगलों के बारे में, तो उसी तरह के किस्से पूरे महाराष्ट्र में क्या बल्कि पूरे देश में बाजीराव मस्तानी के जो प्रेम के किस्से थे वो चर्चित हो गए। ऐसा कहा जाता है कि जो इनकी पत्नी थी बाजीराव प्रथम की काशीबाई, वो भी जो है वो इनके इस एटीट्यूड से, इनके इस व्यवहार से नाखुश रहती थी। लेकिन मस्तानी जो थी वो बहुत गुणी महिला थी। वो युद्ध कला में भी निपुण थी, नृत्य गायन में तो निपुण ही थी। उसके अलावा भी उसमें बहुत सारे गुण थे। बहुत चतुर थी, बहुत चालाक थी, बहुत अच्छी कूटनीतिज्ञ थी। और अक्सर ये भी देखा गया है कि युद्धों में भी वो बाजीराव के साथ जाया करती थी और उसकी सहायता करती थी। तो मराठा प्रशासन की बात अगर हम करें तो मराठा प्रशासन में भी बाजीराव प्रथम ने
मराठा प्रशासन को भी एक नई दिशा देने का प्रयास किया। शिवाजी के बाद जो मराठों की प्रशासनिक व्यवस्था ध्वस्त हो रही थी उसे उसने संभालने का प्रयास किया। एक बात यहाँ और विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि चूँकि बाजीराव प्रथम जो था वो एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, ब्राह्मण था, लेकिन अब ऐसा कहा जाता है, बहुत सारे इतिहासकार ये आरोप लगाते हैं कि मस्तानी के संग आने के बाद जो है उसने मांस मदिरा वगैरह का भी सेवन कर लिया, तो इसलिए पूना में उसका बड़ा विरोध होता था। ब्राह्मण वर्ग जो था उससे बहुत ज़्यादा नाराज होता था। हालांकि इतिहासकार जीएस सरदेसाई इस बात को नहीं मानते हैं। उनका ये कहना है कि चूँकि वह निरंतर युद्धों में संलग्न रहता था, सारा जीवन उसका युद्धों में बीता, इसलिए जो ब्राह्मणोचित कर्तव्य हैं उनका पालन करना उसके लिए संभव नहीं था। वो उसके बचाव में इस तरह की बातें वो बोलते हैं। फिलहाल जो कुछ भी हो, बाजीराव ने जाति व्यवस्था पर विशेष ध्यान नहीं दिया। जाति व्यवस्था को तरजीह न दे करके उसने योग्यता पर ध्यान दिया, और इसी कारण हम ये देखते हैं कि सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ जैसे लोग जो थे वो भोंसले, ये जो मराठा राज्य संघ के जो नेता थे, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले जैसे लोग जो थे वो इसी कारण उन्नति कर सके, क्योंकि बाजीराव प्रथम ने जातिवाद पर ध्यान नहीं दिया। उसने दलित जाति के लोगों को भी आगे बढ़ाया। उसने योग्यता के आधार पर अपने पदाधिकारियों की नियुक्ति की, न कि जाति के आधार पर। तो ये उस समय एक बहुत बड़ा कदम था उसका। और इसके अलावा अब हम उसके सैन्य कुशलता के बारे में तो पहले ही बहुत कुछ बोल चुके हैं, फिर भी एक बात यहाँ कहना आवश्यक समझते हैं कि जितनी द्रुतगामी बाजीराव और उसकी सेना थी, उतनी द्रुतगामी मुगल सेना नहीं थी, या भारत की कोई भी सेना नहीं थी। किसी भी राज्य की सेना में इतनी तेजी नहीं थी। जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा चर्चा के कि बहुत तेजी से आक्रमण करता था, और तो उसकी जो सेना थी वो आशा के विपरीत उसमें बहुत ज़्यादा तेजी थी। फील्ड मार्शल बर्नार्ड मॉन्टगोमरी, जो कि जिन्होंने सैन्य इतिहास लिखा है उस समय का जो है, उन्होंने अपनी पुस्तक में बाजीराव प्रथम की बहुत प्रशंसा की है। खास करके पालखेड़ के युद्ध में जो कि निजाम के साथ हुआ था, उसका वर्णन करते हुए वो ये कहते हैं कि बाजीराव में इतनी अधिक तेजी थी कि शत्रुओं को संभलने का मौका ही नहीं मिलता था बिल्कुल भी। तो ऐसे अनेक उदाहरण हम देख सकते हैं। 1727 ईस्वी में, 1729 ईस्वी में, 1737 ईस्वी में, जब बाजीराव प्रथम की सेनाओं ने बहुत तेज़ी से हमला करके शत्रुओं के दांत खट्टे कर दिए, उनको पराजित कर दिया, तो शत्रु को सचेत होने का वो अवसर ही नहीं देता था, उन्हें सोचने का अवसर ही नहीं देता था। तो यह कहा जाता है कि उसने बाजीराव प्रथम ने 20 वर्ष के अपने कार्यकाल में कोई सुधार लागू नहीं किया। ठीक है, वो निरंतर युद्धों में व्यस्त रखता था, तो प्रशासन की तरफ ध्यान देने का उसको अवसर नहीं मिलता था, इसलिए तो उसके पास समय की बहुत कमी थी। पहले के प्रयोगों को उसने वैसा का वैसा ही रहने दिया, किंतु जो मराठा इतिहासकार हैं वो ये कहते हैं कि यद्यपि उसने कोई नया सुधार नहीं लागू किया, लेकिन उसने अपने राज्य को सशक्त बनाने की कोशिश अवश्य की। जो प्रयोग चले आ रहे थे उनको और अधिक अच्छी तरह से लागू करने की कोशिश की। तो वास्तव में किसी भी क्षेत्र में सुधार करने की आवश्यकता थी ही नहीं, क्योंकि मराठा जो राज्य था वो बहुत ही ताकतवर था। तो 20 वर्ष के अपने शासनकाल में बाजीराव के नेतृत्व में मराठों की विजय का झंडा कटक से लेकर के अटक तक, जिसे कहते हैं उड़ीसा तक फैल गया था। बंगाल में भी जो है उनका झंडा लहराने लगा था। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बाजीराव जैसे अप्रतिम योद्धा की समाधि आज भी उपेक्षित पड़ी है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में रावेर खेड़ी गांव में इस महान योद्धा की समाधि है, जिसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए और उसका जीर्णोद्धार कराना चाहिए। तो मित्रों, उम्मीद है कि आज की ये चर्चा
आपको पसंद आई होगी संक्षिप्त चर्चा। अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस पर कमेंट करें और लाइक करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत आपका आभार। नमस्कार, शुभ रात्रि।